हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गौतम। आज आप देख रहे हैं सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन। शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए कोई समय की बर्बादी नहीं। लग जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है। कौशिक थीटा बराबर नंबर 1 कौशिक थीटा बराबर √3 इंटू √3 और एक आग बार लीजिए √3 डॉट 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 आने की इन्फिनेटिव तक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा रहे गुना में रहे, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाता है 3। तो कौशिक थीटा बराबर 3। एक बार और लिख दीजिए कौशिक थीटा बराबर 3। तो हमें चाहिए साइन थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए कौशिक का उल्टा साइन थीटा, और इसको उल्टा कर दीजिए 1/3। यही आपका ऑप्शन पहला नंबर। आगे बढ़ते फटाफट, कोई देर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। इस राशि से दोगुने मूलधन पर 2 वर्ष के लिए समान प्रतिवर्ष ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो याद रखिए, साधारण ब्याज में या तो मूलधन को दोगुना कर दे, या तो दर को, या तो समय को। 3 गो में से किसी एक को भी दोगुना करेगा तो उसका ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। शुरुआत में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 328 है CI। 5% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 10.25। हमें चाहिए साधारण ब्याज, और वो भी दोगुना मूलधन पर। तो 5% की दर से 2 साल का SI 5 दूना 10, मूलधन को दोगुना किया तो ब्याज भी दोगुना, 10 दूना 20। दशमलव हटा दीजिए, यहाँ डबल जीरो चला जाएगा। काट दीजिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 4 8 32, 8 बार में ये भी कट रहा। 8 चौका 32, 32 दूना 64, 640, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक त्रिभुज 3 भुजाएं की लंबाई 3 4 5, ऐसे ही दिख रहा कि समकोण त्रिभुज है 3 4 5। मान लेते हैं इसको 3, इसको 4, और ये कर्ण हो जाएगा 5। तब करा उसमें अंतर वृत्त, मतलब इसके अंदर वृत्त है, उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके अंदर एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरह से निकाल दीजिए। एक तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और दूसर का S × R। S का मतलब अर्ध परिमाप, उसी को लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × R। एक तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 4 है, ऊंचाई 3 है। यश का मतलब अर्ध परिमाप, यानी भुजाओं के जोड़ करके आधा, 5 4 9 3 12 के आधा 6 × R। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6 से 6 कैंसिल, यानी R का मान कितना 1। अब बोला वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², एक का स्क्वायर करेंगे 1, यानी आपका आंसर पाई ही रह जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में करा cos A - B, cos A - B बराबर 1/2। फिर करा sin A + B, sin A + B बराबर 1/2। हम लोग जानते हैं cos किसका मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान, यानी कह सकते हैं A - B बराबर 60। फिर चाहिए यहाँ देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो A + B बराबर 30। अब हमें किसका मान चाहिए, तो कह रहा है A का सबसे कम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें B से B कैंसिल, A + A 2A, 60 30, 90, 2 से कट जाएगा 45 दूना 90।
आपका ऑप्शन 4। इस तरह बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा एक आयत तथा एक समांतर चतुर्भुज है। एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से। करा समांतर चतुर्भुज के आधार 20 है जबकि ऊंचाई इसका दिया हुआ 6। तब पूछा है यहाँ आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन है 7:5। ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 7:5 जबकि दूसरा ऑप्शन दिया है 40:3 और तीसरा का ऑप्शन दिया है 15:2 और जबकि चौथा ऑप्शन है 30:1। और क्या लिखा है, करा एक आयत तथा एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, दोनों का एरिया समान है। इसका लंबाई मान लेते हैं L, चौड़ाई मान लेते हैं B। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई LB, जबकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो 20 गुना 6, 20 छक 20 80, 120। अब आप देख लीजिए, बोला कौन नहीं हो सकता है। 120 को जो गुना करके नहीं काटेगा वही हो सकता है, क्योंकि L इंटू बाई लंबाई गुना चौड़ाई 120 है, तो यहाँ भी गुणनफल से कटना चाहिए। तो जो कट जाएगा लंबाई चौड़ाई हो सकता है और जो नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। 40 दिया 20 से 120 से 120 कट जाएगा, ये हो सकता है भुजा। 30 से कम 30, 30 चौक 20 से ये भी काट दिया। 15 दूना 30, 30 चौक 20 से इससे भी कट गया। 7 पचे 35, 35 से 120 नहीं कटता है, इसीलिए पहला ऑप्शन लंबाई चौड़ाई का रेशियो कभी भी नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा तीन धात्विक घनों की भुजाएं 3, 4, 5 है, रेशियो में दिया है। तो आप मान लीजिए 3x, 4x और ये 5x। कह रहा उन्हें गलाकर एक घन बनाया गया जिसका विकर्ण 12√3 है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बराबर 12√3। √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा आ गया घन का 12। अब कह रहा तीनों घनों की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। चलिए आयतन बराबर आयतन करिए, यही 3 गो को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया है। तो घन का आयतन भुजा Q, तो x3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 का Q 27, 4 का Q 64, 5 का Q 125 बराबर यहाँ से 12 का Q हो जाता है 1728। इसको जोड़िए, 7 4 11, 5 16 6, हाथ में 1, 3 6 3 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 1 2, 216। देखिए 21 80 68 से कट जाएगा, कितना बार में 8 बार में। तो x3 बराबर 8, तो x बराबर 2। अब चाहिए था भुजा, तो 3x है, x का मान 2, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। 6 8 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करा P और Q की आयु का योगफल दिया 95, यानी P + Q बराबर 95। आगे लिखा है कुछ वर्ष पूर्व P की आयु Q की वर्तमान आयु के समान थी। P की वर्तमान आयु Q की उस समय की आयु के 3 गुना है। P तथा Q की आयु क्रमशः कितनी है। चलिए ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन से कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन आपका दिया है 30 और 65, 23 और 65। दूसरा ऑप्शन दिया है 65 और 30। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 38 57, जबकि चौथा ऑप्शन 57 और 38। देखिए P तथा Q की आयु है, पहले P है बाद में Q है। तो ऊपर बोला था P की वर्तमान आयु Q की उस समय की आयु की 3 गुना है, और उससे ऊपर पढ़िए कुछ वर्ष पूर्व P की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर है, यानी P पीछे जाता है तो Q के वर्तमान आयु के बराबर होता है। इसका मतलब P बड़ा है।
तो P बड़ा है, यहाँ तो छोटा दे दिया, पहला ऑप्शन ऐसा ही कैंसिल। और देखिए यहाँ भी छोटा है, ये दोनों भी ऐसा ही कैंसिल। अब वहाँ से करिए, तो ये आपका 65 और 30 है, तो देख लीजिए P उसको चेक कर देंगे। अगर ये 65 है और ये 30 है तो यहाँ जाना है, इसकी वर्तमान आयु, इसको पीछे जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 35, तब ने यहाँ P का आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर है। तो 35 बस पहले P की जो आयु है Q के वर्तमान आयु के बराबर है। फिर अगला इक्वेशन में कह रहा था Q की उस समय की आयु, तो 35 बस अगर पीछे जाएंगे तो Q तो माइनस ले लेगा, किसी का उम्र माइनस में नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी हट गया। ऑप्शन 4 चेक करिए, 57 और 19 है, तो ये आपका P है और ये Q है। ऐसे भी जब 3 को गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही, चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे हम संतुष्ट करवा देते हैं। P कितने साल पीछे जाएगा कि 38 वर्ष आएगा, तो 19 साल पीछे, तो ये 19 साल पीछे जाएगा, तो ये भी 19 साल पीछे ले जाइए, तो 38 में 19 घटेगा 19। तब देखिए बोला था P तथा P जो है Q की उस समय की आयु के 3 गुना, उस समय की आयु के 3 गुना 19 तिया 57, यानी कि ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करता है। ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही बनाइए। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 10 एक समान टोकरियां एक टैंक को 24 मिनट में भर देती है। 10 एक समान टोकरी, तो 10 टोकरी 24 मिनट में भर देती है। करा यदि टैंक को 1 घंटे में पूरा भरना है तो कितनी टोटियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं x टोटी और 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 0 से 0 हटा दीजिए, 6 चौका 24, x बराबर 4 टोटी, जो आपका ऑप्शन 2 में है। आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा P बराबर अंडर रूट, P बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन x बटा 1 प्लस कॉस x, कॉस नहीं साइन ही है, साइन x। फिर आपका दिया है Q बराबर 1 माइनस साइन x बटा कॉस x। फिर आपका लास्ट में R बराबर कॉस x बटा 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, मतलब रिलेशन निकालना है पी क्यू आर के बीच। तो थीटा का मान कुछ भी रख दीजिए, खाली इन्फिनेटिव से बचिए और 2 ऑप्शन एक जैसा टकराने से बचिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं थीटा यानी x का मान 0 डिग्री, और यहाँ से देख लीजिए p का मान क्या हो जाएगा। तो साइन 0 0 यानी 1 रह जाएगा, बटा साइन 0 0 1 बटा 1, वर्गमूल भी निकालेंगे तो 1 ही रह जाएगा। q का मान निकालिए, साइन 0 0 तो 1 बटा कॉस 0 का मान होता है 1, ये भी आ गया 1, कॉस 0 का मान 1, यहाँ साइन 0 का मान 0, 1 बटा 1 बराबर 1, यानी देखिए p का मान भी 1, q भी 1, r भी 1, यानी हम बोल सकते हैं p बराबर q बराबर r, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 पे है। कोई भी मान दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 0, आपका इच्छा है तो 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, 90 भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका है क्वेश्चन नंबर 10, करा 4 पर पावर 11 गुना 14 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 2 में अभाज्य घटकों की संख्या क्या है। 4 पर पावर 11 गुना, फिर आपका दूसरा में है 14, 14 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा, सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, ये तो अपने आप में टूटा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 होल पावर 11, तो 2 पर पावर 11 दूना 22, इसको तोड़ दीजिए, 2 सती 14, 2 पर पावर 5, ये 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 2। आप कह सकते हैं 22 और 5 27, क्योंकि आधार बराबर है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा।
तो 2 पर पावर 27 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा तो पावर को जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, तो 27 और 7, 27 प्लस 5 और 2 7, 27 और 7 34, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन 1 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज PQR में माध्यिकाएं, एक त्रिभुज PQR है, PQR, तो माध्यिकाएं दिया है QT RU, QT RU, ये QT है, ये RU है। फिर आया कह रहा है बिंदु V पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यही बिंदु V पर प्रतिच्छेद करता है। रेखा PVS, यहां से भी मिलाइए, रेखा PVS को S की लंबाई S पर मिलती है। यदि PV की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर, तब PS की लंबाई क्या है? ये PV की लंबाई दे दिया है 2.4, PV बराबर 2.4, तो पूरा लंबाई पूछा है PS। तो हम लोग जानते हैं केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है, शीर्ष के तरफ 2, आधार के तरफ 1, तो ऊपर 2 और नीचे 1। तो PV का मान दिया है 2.4, इसका तुलना PV से यानी 2 से, पूरा लंबाई पूछा 2 और 1 3, 2 से कट जाएगा 12 दूना 24, तो 12 तिया 36, 3.6, आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में रहा यदि एक शंकु की ऊंचाई 64% कम की जाए तब उसके आधार की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसका आयतन पहले के समान रहे। यहां बोला है कि ऊंचाई में 64% कम कर देते हैं तो उसका त्रिज्या में वृद्धि करना पड़ेगा ताकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। चलिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमें 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों शंकु है, रेशियो भी निकालेंगे तो कट ही जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर एच पे करिए। तो यहाँ से मान लेते हैं पहले जो उसका त्रिज्या रहेगा उसको भी 100 मान लेते हैं, त्रिज्या पहले 100, ऊंचाई भी 100, और बाद में मान लेते हैं बड़ी आर, बाद में त्रिज्या बड़ी आर और ऊंचाई को बोला है कि 64% कम कर देंगे, 100 में 64 घटाइए तो 36। बस आयतन अपरिवर्तित है तो लगा दीजिए, इसके अनुसार आयतन और इसके अनुसार आयतन दोनों समान रहेगा। आर स्क्वायर एच पहला के लिए 100 गुना 100 गुना एच का मान 100 बराबर, इसको कर देंगे तब आर स्क्वायर और एच का मान तो 36 है। काट सकते हैं यहाँ से 4 से, 25 चौका 100, 4 से 4 9 36। अब इधर ले आइए 9 को, अब वर्गमूल कर दीजिए, डबल 100 है तो एगो बचेगा 100, 25 है तो उसके लिए 5 और 9 का वर्गमूल 3 बराबर आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ 500/3 है। तो इसको ऐसा करते हैं पूर्णांक में ले आते हैं, अपने आप दिख जाएगा कितना क्या है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं 500 को लिख देते हैं 300 और 200, तो ये आपका 300/3, 200/3, तो ये तो आपका 100 रह जाएगा, अब प्लस ये 200/3। तो पूछा था कि त्रिज्या में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, पहले 100 है, यहाँ भी 100 अलग रख लिए तो बढ़ गया यही ने 200/3, तो आपका डायरेक्ट आंसर इसी के रूप में दिया है ऑप्शन 3, 200/3%। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह a + b + c बराबर 2s, a + b + c बराबर 2s, मान रख देते हैं इसका, तो 2 2 2, तो 2 2 4 2 6, तो 2 3 6, यस का मान 3 रखना पड़ेगा। अब बोला यस माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 में से 2 घटेगा 1 का स्क्वायर 1, एस माइनस बी 3 में से 2 घटेगा 1, एस माइनस सी 3 में से 2 घटेगा 1,
और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कुछ एक और वहाँ छुटा हुआ एस स्क्वायर भी है, 3 तिया 9, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर। फिर नीचे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 9 3 12, और नीचे भी 4 तिया 12, 12 बटा 12 यानी 1, आपका ऑप्शन 3। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह एक आदमी 180 वस्तुएं खरीदता है जिन पर वह 1 रुपया का प्रति वस्तु यातायात कीमत देता है, यानी 180 वस्तु है, एक वस्तु का यातायात कीमत 1, तो 180 रुपया यातायात लग गया। आगे कह रहा प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया रखा गया, उसका जो अंकित मूल्य रखा है हर वस्तु का दाम 20 रुपया। तब कह रहा है तथा वह आदमी 75% वस्तु को इसी कीमत पर जो अंकित किया उस पर तथा शेष को जो बचा है 25%, 50% छूट देता है, यानी 20 का जो अंकित किया 50% छूट देगा तो 10 रुपये में बेचेगा। फिर आगे कह रहा है और वह पाता है कि उसे कुल 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं उसने प्रत्येक वस्तु के लिए कितनी कीमत दी, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। दिखने में सिर्फ लंबा है यहाँ से यहाँ, कोई खास नहीं है, आराम से इसको सोल्व करिए बेसिक रूल से जो हम लोग बहुत छोटे में बचपन में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मान लेते हैं एक वस्तु का दाम दिया था x रुपया, तो 180 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 180x प्लस 180 रुपया उसका यातायात पर खर्चा हुआ, क्योंकि बोला एक वस्तु पर यातायात कीमत 1, तो 180 वस्तु पर 180 रुपया, तो प्लस 180, ये पूरा उसका लागत है। अब कह रहा कि 25% लाभ चाहिए, तो गुना 125% बराबर ये पूरा विक्रय मूल्य आ गया, तो हमें उस तरफ भी विक्रय मूल्य चाहिए। देखिए नीचे लिखते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, बोला था वहाँ पे कि जो यहाँ 75% वस्तु है उसको वही मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 20 रुपया पर ही, तो 180 वस्तु है जिसका 75%, 75 बटा 100, बिना छूट दिए जो 20 रुपया अंकित किया था उसी पर बेचेगा, प्लस उसके बाद कहा शेष वस्तु 75% बेच दिया तो बचा कितना 25%, तो 25 बटा 100, उसको बोला है 50% छूट पर देगा, 20 रुपया अंकित किया था 50% छूट यानी आधा छूट दे दिया, तब आधा पर बेचेगा, 20 का आधा 10, तो यहाँ गुना 10, बस खत्म कहानी है। काट छाट खाली करना है। यहाँ से देखिए 180 कॉमन लेते हैं और एक लाइन में आ जाएगा, तो 180 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 गुना 125%, अब एक लाइन में आ गया, काटने में आसान होगा। सबसे पहले देखिए 180 180 180, नीचे 100 100 100, 25 25 25 तिया 25 एकम, 5 5 चौका 20, 5 दूना 10, कोई भार नहीं पड़ रहा काटने में, एकदम आसानी से कट रहा। यहाँ बच गया आपका x प्लस 1, 4 तिया 12 और 2 14, तो x का मान 14 में 1 घटेगा 13, यानी कि एक वस्तु का कीमत अदा किया था 13 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। कोई ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संजय ने सलमान को 46% लाभ पर एक साइकिल बेची। सलमान ने उसकी मरम्मत पर 40 रुपये खर्च किए और उसे सुनील को 1500 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में सलमान ने ना लाभ पाया और ना ही हानि। संजय का क्रय मूल्य कितना है? मान लेते हैं संजय क्रय मूल्य x है, तो संजय का क्रय मूल्य x, बोला सलमान को 46% लाभ पर बेचा तो 146%। आगे लिखा है 40 रुपया मरम्मत पर सलमान खर्चा किया प्लस 40, अब ये उसके लिए सलमान के लिए टोटल लागत। तब कह रहा है उसने
1500 रुपया में बेच दिया। इस सौदे में सलमान को ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, यानी जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य। तो इतना सलमान के लिए क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य बोला है 1500। बस आराम से 40 घटा देते हैं उधर, तो x गुना 146/100 घटेगा यहाँ 1500 में तो 1460। एकदम आसान से कटा, देखिए 10 बार में। ये 100 गुना 10 1000, तो x बराबर 1000। यही संजय का क्रय मूल्य था जो आपका ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सोलह का दो ऊर्ध्वाधर खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर है, उनमें एक खंभा की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है, ऐसा मिलते रहता हाइट एंड डिस्टेंस में। ये आपका h है, ये 2h है। यहां से यहां दूरी बोला है 60 मीटर है, तो खंभे के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, तो 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर। खंभा सीधा खड़ा है तो 90 पे। आगे लिखा है शीर्ष बिंदुओं का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, परस्पर पूरक है। अब तो एकदम आसान कर दिया, ये थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा। जैसे ही परस्पर पूरक बोलता है तो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला है, H1 गुना H2 बराबर D1 गुना D2। बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ H1 देखिए छोटी h, H2 यानी बड़ी h बराबर D1 30 और D2 30। 2 से काट सकते हैं, 15 दूना 30। तो इसमें भी 15 दूना 30 है, तो 15 15 2 बार है, वर्गमूल चाहिए तो 1 15 बाहर और 2 का वर्गमूल √2। छोटी ऊंचाई 15√2, तो वहाँ पूछा दोनों ऊंचाई, तो ये तो उसका छोटी ऊंचाई हो गया। बड़ी ऊंचाई वहां दोगुना था तो 15 दूना 30√2, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 कम रह जाता है। देखिए उसको पहले पाना था कितना, 80 के हिसाब से, लेकिन बोला है त्रैमासिक में 3 कम जाता है। त्रैमासिक 3 कम यानी -3। फिर कह रहा अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक हो जाता है, अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक यानी +2। तब कह रहा है तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा, कुल अंकों का अंतर 25, एक प्लस एक माइनस का अंतर जुट जाएगा, 3 2 5, अंतर के तुलना अंतर से। तो बोला राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने हैं, तो उसके अनुसार 80 अंक पाना था, गुना 80, 5 5 25, 8 5 40, यानी आंसर आपका 400, ऑप्शन 1। क्वेश्चन दिखने में उतना लंबा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर काटने वाली रेखाओं AX और BY को स्पर्श कर रहा, उस वृत्त की परिधि के किसी बिंदु C पर स्पर्श बिंदु A तथा B 65 डिग्री का कोण बनाते, तदनुसार यदि P युक्त दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हो तो APO का मान क्या है। आपका ज्योमेट्री है स्पर्श रेखा वृत्त के अनुसार बहुत छोटा हिसाब। देखिए यही वृत्त है जिसका केंद्र O है, मान लेते हैं यहाँ O है। पहले AX और BY स्पर्श रेखा है जो कह रहा है P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये है। यानी AX, यही आपका स्पर्श बिंदु AX और ये आपका BY, दोनों बोला P पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक सही है। आगे लिखा है वृत्त पर किसी बिंदु C पर स्पर्श बिंदु A तथा B 65 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं C यहाँ पे है, तो A और B मिल करके यहाँ पे 65 डिग्री का कोण बना रहा। तब पूछा है APO, यहाँ पर O है तो मिला देते हैं इसको,
APO ये एंगल चाहिए। चलिए इसको मिलाते हैं। ये तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है और आप पढ़े होंगे एक ही चाप से, देखिए एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर का दुगना होता है। तब 65 का दुगना 130। और हम लोग जानते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर और ये दोनों त्रिज्या और ये तो उभयनिष्ठ है। एंगल भुजा 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 से सर्वांगसम, या तो यहाँ भी बोल सकते हैं RHS से भी, ये 90 ये 90, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 65 दूना 130 के आधा आधा 65 65। इस त्रिभुज में देखिए 90 है 65 है तो ये 25 होना पड़ेगा, ताकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180। 90 अकेला है, 65 है 25, 165 25 90। अब ये हमको यही तो पूछा था कोण APO। अब हम कह सकते हैं इधर 25 है तो इधर भी 25 होगा, क्योंकि दोनों तो सर्वांगसम ही था। नहीं तो यहाँ से 90 65 तो यहाँ 25। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। एक घंटी प्रत्येक 5 सेकंड के बाद बजता है एवं दूसरी घंटी 6 सेकंड के बाद, तीसरी 8 सेकंड बाद। पहला 5 सेकंड, दूसरा 6 सेकंड, तीसरा 8 सेकंड के बाद बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो वे अगली बार एक साथ कब बजेगी? याद रखिए, चौराहे पर बत्ती का जलना, वृत्ताकार पथ पे धावक का दौड़ना या घड़ी में टन-टन का आवाज करना में समय का एलसीएम निकलता है। तो यहाँ एलसीएम निकाल दीजिए। 5 6 8 का एलसीएम 120 सेकेंड। इसको मिनट में बदलिए, 60 दूना 120, यानी 2 मिनट के बाद पुनः तीनों घंटी एक साथ बजेगा। 8 बजे सुबह में बजा था तो 2 मिनट बाद, यानी 8:02 AM सुबह में ही जो प्रातः लिखा है आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20। करा 2 वर्ष पूर्व मां की आयु अपनी पुत्री की आयु की 8 गुनी थी। 2 साल पहले मां की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी, यानी मां 8 तो पुत्री 1। आगे बोला 1 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु का 5 गुना। 1 वर्ष बाद प्लस 1 5 गुना, तो मां 5 और पुत्री 1। आगे बोला 5 गुना होगी। अब से कितने वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना होगी? चलिए सिंपल सा है। यहाँ देखिए, अगर जितना बरस मां बढ़ेगी उतना बरस पुत्री भी बढ़ेगी, तो अंतर सेम होना चाहिए। 8 और 5, यहाँ देखिए अंतर 3 का, यहाँ जबकि 1 में से 1 0 आ जाता है। अंतर सेम करने के लिए नीचे का अंतर ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर नीचे से। 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ 4 से। 8 में से 1 घटेगा 7, यहाँ 7 से। गुना करिए, 4 8 32 और यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ 7 5 35, 7 एकम 7। देखिए यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है। एक माइनस एक प्लस का अंतर जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3, यानी 3 बह रहा। यहाँ भी देखिए 32 में 3 बह रहा तो 35, 4 में 3 बह रहा तो 7, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं 2 वर्ष पहले माँ 32 है तो वर्तमान में माँ हो जाएगी 34। 2 वर्ष पहले पुत्री 4 है, वर्तमान में हो जाएगी कितना? 6। तो वर्तमान में माँ की उम्र 34, पुत्री की उम्र 6। लेकिन बोला कितने वर्ष बाद माँ जो है पुत्री का 3 गुना, तो मान लेते हैं x वर्ष बाद, तो प्लस x, तो माँ बढ़ी x तो पुत्री भी बढ़ेगी x, 6 प्लस x। लेकिन पुत्री का 3 गुना तो गुना 3। अब यहाँ से चलिए 34 प्लस x तो रहेगा ही, 6 3 18 प्लस 3x। 3x में x घटेगा तो 2x, 18 घटेगा 34 में, 14 में से 8 गया तो 16 हो जाएगा। इधर 2 से 2 8, यानी कि 8 साल बाद माँ का उम्र जो होगा पुत्री का 3 गुना।
आपका यही 20 क्वेश्चन था जो नॉर्मल था, आराम से कम समय में ही हो गया। इस तरह से आप देखिए कैगो सही होता है, पहले बनाइए और फिर सॉल्यूशन तो कर ही देते हैं। आगे अगला दिन सेट नंबर 8 देखिए।